गुड इवनिंग साथियों। तो साथ ही क्लास में हम देख रहे थे कि ये चित्रकला है, अध्याय 7 आधुनिक भारतीय कला। इसके हम कुछ नोट्स देख रहे थे साथियों। ओके साथियों, शुरू करें क्लास। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों, एग्जाम वीडियो को सब्सक्राइब करें एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो क्लास को लाइक करना, शेयर करें और कमेंट करना है साथियों। तो आज का टॉपिक रहने वाला है भारत में आधुनिक विचारधारा और राजनीतिक कला। इसमें पहला टॉपिक रहने वाला है साथियों, इसका हमारे पास पहला टॉपिक है कि कला समूह के गठन द्वारा सार्वभौमिक एवं वर्तमान को दर्शाने वाली कला पर जोर देना। किस प्रकार से जोर दिया है? तो अंग्रेजी शासन के दौरान द्वितीय विश्व की घटना के समस्त भारतीय जनता को अत्यधिक प्रभावित किया है। द्वितीय विश्व युद्ध का अप्रत्यक्ष परिणाम का बंगाल का अक्सर, जिसने कला के क्षेत्र को तबाह कर दिया था तथा बड़े पैमाने पर ग्रामीणों को शहर की ओर पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। क्लियर? इस मानवीय संकट ने कई कलाकारों को समाज में उसकी भूमिका विचार करने के लिए विवश किया। 1943 में प्रदोष द्वारा गुप्ता जी की एक मूर्तिकार जी के नेतृत्व में कलकत्ता समूह का गठन किया, जिसमें कुछ युवा कलाकार जैसे निरोध मजूमदार, परितोष सेन, गोपाल घोष और रथिन मोया आदि शामिल थे। यह समूह ऐसी कला में विश्वास करता था जो सार्वभौमिक थे तथा पुराने मूल्यों से मुक्त थे। उन्हें बंगाल का स्कूल ऑफ आर्ट पसंद नहीं आता था, क्योंकि वह भावुक थी तथा भूतकाल को दर्शाते थे। वे चाहते थे कि उसका पेंटिंग और मूर्तियों ने अपने समय को दर्शाए। उन्होंने विस्तृत वितरण को छोड़ दिया, अपने दृष्टि के अभिव्यक्ति को सरल बनाना शुरू किया। इस तरह प्रयास से वे सामग्री, सतह, रूप, रंग और विभिन्न प्रकार की बनावट आदि तत्वों पर जोर दिया। दक्षिण भारत के एक मूर्तिकार पीवी जानकीराम से गणेश सिंह उनकी तुलना को हो सकती है, जिसके धातु की चादरों के साथ रफ्तार तरीके से काम किया सके। क्लियर? दूसरा टॉपिक ये फिर हमारे पास कि कई युवा कलाकारों का मार्क्सवाद की ओर झुकाव। अपने आसपास की और गरीबी तथा गांव और शहरों में लोगों की दुर्दशा को देखकर कलकत्ता के गए युवा कलाकार समाजवाद, विशेष रूप से मार्क्सवाद की ओर आकर्षित हुए। इस आधुनिक दर्शन शास्त्र को कार्ल मार्क्स ने 19वीं सदी के मध्य में पश्चिम को बढ़ाया था। इसने समाज में वर्ग अंतर के कारण इन कलाकारों की चेतना को जगाया। वे चाहते थे कि उनकी कला इन सामाजिक समस्याओं के बारे में बात करे जाए। गरीबी के बारे में बताया गया है। आगे के राजनीतिक कलाकार द्वारा सामाजिक संदर्भ एवं समस्याओं के लिए छपाई माध्यम का प्रयोग। तो भारत के दो राजनीतिक कलाकार चित्तो प्रसाद और सोमनाथ होरे ने यह देखा कि चित्रों को छापना इस सामाजिक संदर्भों की अभिव्यक्ति एक सशक्त माध्यम हो चुका है। छपाई के द्वारा कलाकारों की संख्या बढ़ सकती थी, जो आदि के लोगों तक पहुंचा पाएगी। चित्रों प्रजाति की नक्काशी, लिनोकट और लिथोग्राफ ने गरीबों की दयनीय स्थिति को दर्शाया। साथ में क्लियर, दोनों के बारे में अच्छे तरीके से समझ लिया। आगे है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव। कम्युनिस्ट पार्टी भी भारत में आई थी। चित्तो प्रसाद भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बंगाल से अकाल सबसे अधिक प्रभावित थे। गांवों में यात्रा करने के लिए कहा गया ताकि वे रेखाचित्र बना सके। ये बाद में हंगरी यानी कि भूखा बंगाल के नाम के अंतर्गत फेम पेल के रूप में प्रकाशित हुए, जिसके कारण अंग्रेजी ने नाराजगी बताया ऐसा। अगला टॉपिक है बम्बई प्रगतिशील कलाकारों का समूह और बहु आयामी भारतीय कला। इसका पहला टॉपिक के साथ हमारे पास कि बंगाल द्वारा द प्रोग्रेसिव समूह का क्या है? बम्बई के कलाकारों द्वारा द प्रोग्रेसिव समूह का गठन। तो राजनीति के साथ ही साथ कलात्मक स्वतंत्रता की इच्छा जल्दी युवाओं के बीच व्यापक रूप से फैल गई, जिन्हें अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने का नजारा देखा। सन 1946 में बम्बई में द प्रोग्रेसिव नामक कलाकारों के एक और समूह का गठन किया और 50 के न्यूटन सोजा ऐसे समूह से खुलकर बोलने वाले नेता थे, जिसमें एक हेफ हुसैन के HRFS बाकरे, H गढ़ी तथा HSH रजावी सम्मिलित थे। जो प्रथाएं कला विद्यालय में प्रचलित थी, सूजा उनके बारे में प्रश्न करना चाहता था तथा उनके आधुनिक कला एक नई स्वतंत्रता का प्रतीक था, सौंदर्य और नैतिकता की परंपरा अद्वितीय नैतिक दे सकती थी। क्लियर? दूसरा टॉपिक है महिलाओं पर केंद्रित चित्र। उन्होंने प्रगतम कार्य के रूप से महिलाओं पर केंद्रित किया था। कहने का मतलब है कि महिलाओं पर चित्र बनाए थे सबसे पहले, जिन्हें उन्हें नग्न रूप से चित्रित किया गया था। बिल्कुल कपड़े नहीं थे, नग्न अवस्था उनका चित्र बनाया गया। उनके अनुपात को बढ़ावा चढ़ाकर बताया और सुंदरता की मानक धारणाओं को तोड़ा साथ। आगे है M.F. हुसैन की चित्रकला आधुनिक शैली। M.F. हुसैन चित्रकला की आधुनिक शैली को भारतीय संदर्भ में समझाना चाहते थे। उदाहरण के लिए वह पश्चिमी अभिव्यंजनावादी का प्रयोग चमकीले भारतीय रंगों के साथ उसी ब्रश को चलाकर चित्रों में करते थे। उन्हें न केवल एक भारतीय पौराणिक कथाओं, धार्मिक स्रोतों से चित्र बनाए, बल्कि लघु चित्रों शैली, ग्रामीण शिल्प और खिलौनों की भी चित्रांकित किए थे साथ ही। चौथा आता है M.F. हुसैन का मदर टेरेसा चित्र उन्होंने बनाया था।
भारतीय विश्व के साथ आधुनिक शैली के चित्रों में सफलतापूर्वक संयोजन के परिणाम स्वरूप उस समय भारतीय आधुनिक कला का अंतर्राष्ट्रीय कला जगत में प्रतिनिधित्व करता हुआ। उनका मदद प्रेषक चित्र ये समझने के लिए उदाहरण है कि उन्होंने कैसे आधुनिक कला को जो अनुकूलित कर भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण विषयों को चित्रित के लिए साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को भी ध्यान में रखा साथी। अगला टॉपिक है हमारे पास अमूर्त एक नया चलन। आधुनिक भारतीय कला के अंतर्गत अमूर्त कला का एक नया चलन प्रारंभ हुआ जिसमें इसे निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया गया था साथियों। पहला बिंदु है कि एस एच राज्य और अमूर्त कला का चलन। हुसैन काफी जद एक ओलंपिक कलाकार बनी रही। एस एस राजा अमरतन की दिशा में चलते गए भूदृश्य या परिदृश्य इस कलाकार का पसंदीदा विषय था। उनके रंग चमकीले से लेकर हल्के संशोधित तथा एक ही रंग की कई अवस्थाओं को दर्शाते थे। यदि हुसैन ने भारतीय कलाकारों विषयों को दर्शाने के लिए आधुनिक कला की अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया तो राजा ने अमूर्तता के भारतीय विषयों को लेकर आधुनिक कला को दर्शाया। उनके कुछ चित्र पुराने मंडला और यंत्र डिजाइनों से बनाए गए और भारतीय दर्शनास्त्र में एकता के एक प्रतीक के रूप में बिंदु को भी उपयोग में लिया गया साथी। दूसरा बिंदु है कि अन्य समकालीन कलाकार एवं अमूर्त का प्रयोग। तो एस एस राजा के बाद में गाय तोंडे की मूर्ता का अनुसरण किया। किसने? गाय तोंडे ने भी। के क्या नाम है? जबकि के हेब्बा, एस चावड़ा, अकबर परवेश ने तैयब मेहता और कृष्ण खन्ना जैसे कलाकारों अमूर्त और अलंकारों के बीच चलते रहे। इंपोर्टेंट है कि क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे ये। पिच्चू क्या नाम है? पिच्चू ने पिल्लू पोच खाना वाला कृष्ण एवं कृष्ण रेड्डी और अमृता क्या नाम है? पिल्लू पोच खाना वाला जैसे अनेक मूर्तिकारों तथा कृष्ण रेड्डी जैसे प्रिंट मेकरों छापने वाले के लिए अमूर्तन महत्वपूर्ण था। उनके लिए सामग्री का उपयोग उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि नया का आकार जिसे बना रहे। 1960 और 1970 के दशक में चाहे चित्र बनाना छापना मूर्ति कला और अमूर्तता कलाकार के व्यापक रूप से पसंद थी सारी। बिल्कुल। अगला है कि दक्षिण भारत के सी एस प्रणिकार और अमृतसर था। दक्षिण भारत में केसी प्रणिकार जिन्होंने भारत में 14 मंडल की स्थापना की। जो मद्रास के पास एक कलाकार गांव था वह अमृता में अग्रणी थे। उन्होंने तमिल और संस्कृत लिपि स्पर्श की सजावट और ग्रामीण शिल्पों से कलात्मक मूल भावों आत्मविश्वास के करके ये दिखाया कि भारत में अमृतन का एक लंबा इतिहास रहा है साथियों। अगला बिंदु हमारे पास अमरतान सहगल एवं मरगड़ा देवी मूर्ति और अमृत सत्ता। 1970 के दशक के अंत अंतरराष्ट्रीय ये कहाँ तक है अंतरराष्ट्रीय और स्वदेशी के बीच का तनाव तीव्र हो गया। अमरनाथ सहगल जैसे मूर्तिकार अमृत और अलंकारिता के बीच संतुलन बनाया और तारों और से मूर्ति जैसे की रोना रोना जो किसी ने सुना है मध्यकालीन की मुखर्जी के इस मामले में जब वह काम करते थे हैं तो उसका झुकाव अमृता की ओर अधिक है। जैसे कि उन्होंने सन के रिश्तों के अभिनव माध्यम के वंशरी में अपनाया। छठा बिंदु है कि बीरेन डी एवं डी जी आर संतोष और अमृत तत्ता। कई भारतीय कलाकार और आलोचक उनकी आधुनिक कला की पश्चिम से नकल के बारे में चिंतित है और उन्हें अपनी कला में भारतीय पहचान स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की। 1960 के दशक में बीरेन डी जी और संतोष दिल्ली गए और उन्हें एक अद्वितीय भारतीय अमूर्त कला की रचना हेतु अतीत और स्थानीय कलात्मक परंपराओं की और रख दिया। सातवां की नवतांत्रिक कला। अमृत कला शैली अपने पश्चिमी सफर और भारतीय था। इसे नवतांत्रिक कला कहा जाने लगा क्योंकि उनमें ज्यामितीय डिजाइनों प्रयोग किए जाने को ध्यान या यंत्रों की प्रारंभिक आरेखों में देखा जाता है। ऐसा कार्य तब किया जाता है जब हिप्पी आंदोलन पश्चिम में अपने चरम पर था। चरम की चरम सीमा समाप्त होने वाला था। इस समय इसको एक तैयार बाजार मिला था। आर्ट गैलरी तथा ऐसे लोग कलाकारी करते थे जिन्हों में इसकी मांग बढ़ी था। इस शैली को भारतीय अमृतन के रूप में देखा भी जा सकता है। बिरेन की कलाकार थे और रंग पैटर्न की इन्हें इसे और भी लुभावना आकर्षित बना दिया था साथी। क्लियर हुआ।